तो दोस्तों आज की इस वीडियो में बात करेंगे हम इनइक्वालिटी की, यानी कि असमता की। इस वीडियो के पहले हम इनइक्वालिटी पे एक वीडियो कर चुके हैं जिसमें हमने इसका बेसिक डिस्कस किया था, उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो देखिए, पिछले वीडियो के लास्ट में मैंने आपसे एक क्वेश्चन पूछा था, वो ये था और ये इसके ऑप्शंस थे। तो चलिए देखते हैं इसका आंसर क्या था और इसको जल्दी कैसे सॉल्व करना था। तो जब आप इन तीनों कंडीशंस को आपस में मिला दोगे तो देखो, सबसे पहले कैसे मिलाओगे, इस आर को मिलाओगे आप। आर बराबर एस है, तो ये आर बड़ा है किससे, क्यू से। तो जब आप इन तीनों को आपस में मिला दोगे तो आपके पास क्या आना चाहिए, ये। ठीक है, इसमें देखो एस बराबर आर है, जो कि ये कंडीशन सेटिस्फाई होती है, और क्यू छोटा है आर से, यानी आर बड़ा है, तो ये कंडीशन सेटिस्फाई होती है। और फिर यहाँ पर क्यू बड़ा है पी से, तो ये कंडीशन भी सेटिस्फाई होती है। अब इसको देखकर आपको आंसर बताना था। तो देखो, इसका आंसर क्या होना चाहिए, क्यू पी से छोटा है, तो क्यू जो है वो पी से छोटा नहीं है, पी से बड़ा है या बराबर है। तो ये ऑप्शन गलत हो जाता है। आर एस और क्यू से बड़ा है, आर जो है वो एस और क्यू से बड़ा नहीं है। पी सबसे छोटा है, तो पी सबसे छोटा हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता, इसका मतलब ये हमारा आंसर नहीं है। एस सबसे बड़ा है, तो एस सबसे बड़ा हो सकता है, लेकिन ये आर के बराबर है, इसका मतलब हम कह नहीं सकते कि आर होगा या एस होगा, इसका मतलब ये भी हमारा आंसर नहीं है। तो देखो, क्यू जो है वो आर से छोटा है, आर के बराबर है एस, इसलिए हम ये कह सकते हैं कि जो क्यू है वो निश्चित रूप से एस से छोटा ही रहेगा। तो हमारा आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर ई, क्यू एस से छोटा है। ठीक है, तो देखो, पिछले वीडियो के लास्ट में मैंने आपसे एक प्रॉमिस किया था कि मैं आपको एक नया तरीका सिखाऊंगा। वो तरीका सीखने के बाद में आप इस टाइप के क्वेश्चन को सॉल्व करने में आप 10 सेकेंड लेते हैं मैक्सिमम, अगर वो तरीका आपके दिमाग में फिट बैठ जाता है तो देखिए वो तरीका क्या है, कॉन्सेप्ट ऑफ वैल्यू। तो देखिए, कॉन्सेप्ट ऑफ वैल्यू क्या कहता है कि जैसे मान लो मेरे पास है 0, ठीक है। अब मैं आपसे कहता हूं कि मुझे इससे बड़ी संख्या चाहिए, तो आप क्या लिखेंगे, एक नंबर लिख सकते हो आप। और मैं कहूं और बड़ी संख्या चाहिए, तो फिर आप लिखोगे 2 नंबर। ठीक है, अच्छा, अगर मैं कहता हूं कि इससे छोटा नंबर चाहिए 0 से, तो फिर आप मुझे क्या बताओगे, -1। और छोटा नंबर चाहिए -2, इसी तरीके से घटते क्रम में। और अगर बड़ा चाहिए तो 1 2 3 4 5, इसी तरीके से बढ़ते क्रम में। यही है कॉन्सेप्ट ऑफ वैल्यू, इसके अलावा कुछ नहीं। अगर ये संख्या आपको मालूम चल गई कि कैसे आगे बढ़ रही है और कैसे पीछे जा रही है, तो देखो इसको हम कैसे काम में लेंगे। अभी जो हमने ये अरेंजमेंट बनाया है, इस अरेंजमेंट में से कहीं से भी आप शुरू हो सकते हो। जैसे मान लो मैं क्यू से स्टार्ट होता हूँ, अगर मैं क्यू पे 1 नंबर रखता हूँ, तो ये आर इससे बड़ा होना चाहिए, तो ये कितना हो जाएगा, 2 नंबर। और एस इसके बराबर होना चाहिए, इसका मतलब ये भी 2 नंबर। अब क्यू से ये बराबर होना चाहिए, तो 1 नंबर, लेकिन छोटा भी होना चाहिए, इसका मतलब यहाँ 2 नंबर आ सकते हैं, 1 और 0। ठीक है, ऐसे आप इनकी वैल्यू रख दो यहाँ, और इसको देख के फिर आप यहाँ पे आंसर लगा दो। तो देखो, नंबर से आप कैसे निकालोगे, क्यू पी से छोटा है, तो देखो क्यू की वैल्यू 1 है और पी की वैल्यू 2 है, इसका मतलब ये संभावना है। और इस टाइप के क्वेश्चंस में जब भी संभावना हो जिसमें निश्चित रूप से क्या रखा हो, संभावना को हमेशा गलत माना जाता है, तो ये हमारा ऑप्शन नहीं था। सेकंड ऑप्शन, एस और क्यू से बड़ा आर होना चाहिए, यानी आर एस और क्यू से बड़ा है। तो देखो, एस और क्यू यानी 2 नंबर और 1 नंबर से बड़ा ये नहीं है, इसका मतलब ऑप्शन हमारा ये नहीं हो सकता। ऑप्शन नंबर सी में देखो, पी सबसे छोटा है, तो पी सबसे छोटा हो सकता है अगर इसकी वैल्यू 0 हो, लेकिन यहाँ पर 2 वैल्यू आ रही है, इसका मतलब ये एक संभावना है, और संभावना हमेशा गलत रहती है। अब देखो, ऑप्शन नंबर डी क्या कह रहा है कि एस सबसे बड़ा है, तो आप देख के बता सकते हो कि एस सबसे बड़ा नहीं है, आर भी हो सकता है, इसका मतलब ये हमारा आंसर नहीं है। ऑप्शन नंबर ई देखो, क्यू एस से छोटा है, तो देखो क्यू की वैल्यू कितनी है, 1, और एस की वैल्यू कितनी है, 2, तो आप कह सकते हो कि निश्चित रूप से क्यू जो है वो एस से छोटा है, तो आप इसको आंसर लगा सकते हो। तो जब आप इस क्वेश्चन को कॉन्सेप्ट ऑफ वैल्यू यानी इस तरीके से वैल्यू रख कर करते हो, तो इसका सबसे बड़ा फायदा है कि आपको ये जो अरेंजमेंट है ये बनाने की जरूरत नहीं है, आप इसको बिना बनाए ही सॉल्व कर सकते हो, यहीं पर ही सीधा। आपको तीनों को मिला के एक बनाने की जरूरत नहीं है। तो देखिए कैसे, इसको हम नेक्स्ट क्वेश्चन में डिस्कस करते हैं। ठीक है, तो चलिए आज के क्वेश्चन ले लेते हैं। तो देखो, ये रहा हमारा पहला क्वेश्चन, और इसमें से हमें बताना है कि कौन सा एकदम सही है। ठीक है, तो क्या करते हैं, इसको एक बार नीचे लिख लेते हैं। हालांकि इसको लिखने की जरूरत नहीं है, लेकिन आपको ढंग से समझ में आ जाए इसलिए हम इसको एक बार नीचे लिख लेते हैं और इस पे वैल्यू लगाते हैं। तो वैल्यू आप कहीं से भी लिखना शुरू कर दो। तो जैसे मान लो अगर मैं एस से शुरू करता हूँ, तो एस को अगर मैं 1 मान लेता हूँ, तो एस से बड़ा होना चाहिए, तो ये हो जाएगा 2, और जी और ये बराबर होने चाहिए, तो ये हो जाएगा 2, क्योंकि दोनों बराबर होने चाहिए। अब जो ई है वो छोटा होना चाहिए या बराबर होना चाहिए,
तो यहाँ पर इस ई की दो वैल्यू आएगी, कौन सी, जो इसके बराबर करती हो, यानी कि यहाँ पर 2 भी आ सकता है, और कौन सा आ सकता है, इससे छोटा यानी 1 आ सकता है। यहाँ पर 2 वैल्यू आ सकती है। चलो ठीक है, अब ऑप्शन चेक कर लेते हैं। तो एस बड़ा है क्या ई से, तो देखो एस जो है वो ई से बड़ा नहीं है, ठीक है, बराबर हो सकता है या बड़ा हो सकता है, इसका मतलब ये हमारा आंसर नहीं है। आंसर वही होगा जो एक्यूरेट सही ऑप्शन दे रहा होगा। अब ऑप्शन नंबर बी कह रहा है कि ई छोटा है या बराबर है एस से, तो एस से ई छोटा नहीं है, बराबर हो सकता है, तो इसका मतलब ऑप्शन नंबर 2 हमारा आंसर नहीं होगा। तो देखो ऑप्शन नंबर सी कह रहा है कि एच छोटा है या बराबर है ई से, तो आप देख के बता सकते हो कि एच इसके बराबर है लेकिन इससे छोटा नहीं है, तो ये हमारा आंसर नहीं होगा। ठीक है, अब देखो जी है वो एस से बड़ा है क्या, तो यहाँ पर आप देख के बता सकते हो कि जी है वो एस से बड़ा है। ये आप निश्चित रूप से कह सकते हो कि जी एस से बड़ा है, क्योंकि जी 2 है और यहाँ पर ये 1 है। ठीक है, तो ये आपका आंसर हो जाएगा। इस तरीके से आप इनकी वैल्यू रख के तुरंत आंसर निकाल सकते हो बिना संयोजन किए, लेकिन इसके लिए इस तरीके को आपको सीखना पड़ेगा, इस तरीके में मास्टर होना पड़ेगा। इस तरीके से जब आप क्वेश्चन को सॉल्व करते हो तो मिस्टेक होने के चांस ज़्यादा रहते हैं, वो मैं अभी आपको बताऊंगा आगे कहाँ पर मिस्टेक होने के चांस ज़्यादा रहते हैं। ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन ले लेते हैं। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 2 हमारा ये रहा और ये इसके ऑप्शंस रहे। अब इसको भी हम एक बार नीचे लिख लेते हैं। तो चलिए इस क्वेश्चन को भी सॉल्व करते हैं वैल्यू रख के। तो कहीं से भी स्टार्ट हो जाओ, तो जैसे मान लो यहाँ से हम रख लेते हैं तो 1 वैल्यू और W इसके बराबर होना चाहिए, तो ये कितना हो जाएगा, तो ये भी 1 हो जाएगा। अब Q है इससे छोटा होना चाहिए, तो 1 से छोटा कितना होगा, 0। ठीक है, अब यहाँ पर P कह रहा है इसके बराबर, तो ये 0 भी हो सकता है और इससे भी छोटा हो सकता है, यानी कि -1। ठीक है, इस तरीके से आप इसकी वैल्यू जमाओ। अब आप इसको ऑप्शंस में देख के सॉल्व कर लो। तो पहला ऑप्शन क्या कह रहा है, Q जो है वो छोटा है या बराबर है L से, तो Q जो है वो छोटा है लेकिन बराबर नहीं है, इसका मतलब ये हमारा आंसर नहीं है। तो देखो ऑप्शन नंबर बी क्या कह रहा है, ऑप्शन नंबर बी कह रहा है कि P बड़ा है या बराबर है W से, तो देखो P जो है वो W से बड़ा है, बिल्कुल नहीं है, और बराबर भी नहीं है, इसका मतलब ये हमारा आंसर नहीं है। ऑप्शन नंबर सी कह रहा है कि L P से बड़ा है क्या, तो अब आप देख के बताओ कि L जो है वो P से बड़ा है या नहीं है। जल्दी से कमेंट्स करके बताओ कि ये L जो है वो P से बड़ा है या नहीं है। तो यहाँ पर L जो है वो P से बड़ा है। देखो अगर 0 रखेगा तो भी ये 1 बड़ा रहेगा, अगर P की वैल्यू -1 होती है तो भी L बड़ा रहेगा, दोनों ही कंडीशन में L बड़ा रहेगा, इसका मतलब ये हमारा आंसर है, ये एक्यूरेट सही है। ऑप्शन नंबर डी देख लेते हैं, P बराबर L, P बराबर L नहीं हो सकता, तो आप देख के बता सकते हो कि P बराबर L यहाँ पर नहीं है, इसका मतलब ये भी हमारा आंसर नहीं है। तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा सी। ठीक है, उम्मीद करता हूँ ये क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन ले लेते हैं। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 3 जो हमने यहाँ पर लिया है, ये बैंक पीओ के क्वेश्चन है, इस टाइप के क्वेश्चन आपको बैंक पीओ में मिलेंगे ज्यादातर, और इसको भी हम उसी तरीके से सॉल्व करेंगे जैसा कि अभी हमने सीखा है। ठीक है, इस टाइप के क्वेश्चंस में ये उसने एक स्टेटमेंट दी है और इसके बारे में इसने 2 रिजल्ट दिए हैं, तो आपको देख के बताना है कि दोनों सही है या दोनों गलत हैं, या एक सही है या एक गलत। ठीक है, इसके ये ऑप्शंस आ गए। अगर इसमें से पहला सही है तो पहले को लगाना है, दूसरा सही है तो दूसरे को लगाना है, दोनों में से एक सही है तो तीसरा लगाना है, दोनों ही गलत है तो ऑप्शन नंबर 4 लगाना है, और अगर दोनों सही है तो ऑप्शन नंबर 5 लगाना है। ठीक है, इस टाइप के क्वेश्चन आपको बैंक पीओ में, चाहे वो SBI का हो चाहे IBPS का हो, आपको बहुत मिलेंगे। ठीक है, तो चलिए इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो इसको हम एक बार नीचे लिख लेते हैं। अब इसका कोई संयोजन नहीं करना, जैसा अभी हमने सीखा है इसको वैसे ही सॉल्व करना है। तो उसको आप कहीं से भी स्टार्ट हो जाओ। तो इस पहले वाली वैल्यू को देख लेते हैं। तो जैसे y है तो y को अगर 1 रखते हैं हम, तो x कितना हो जाएगा, 2, और z कितना हो जाएगा, इसके बराबर होना चाहिए या इसे छोटा होना चाहिए, तो 1 हो जाएगा या फिर 0 हो जाएगा। ठीक है, अब दूसरे वाले में आ जाओ y, तो y की वैल्यू हमने क्या रखी, 1, तो इसको आप यहाँ 1 लिख लो। अब q कितना होना चाहिए इसके बराबर, तो q हो जाएगा 1, क्योंकि ये दोनों बराबर है इसलिए q की वैल्यू 1 हो जाएगी। अब तीसरे में आ जाओ x की वैल्यू हमने क्या रखी है, 2। ठीक है, और p की वैल्यू क्या होनी चाहिए, x से बड़ी, तो कितनी हो जाएगी, 3। ठीक है, तो ये हमने यहाँ पर इसकी वैल्यू रख ली। अब आप इसके निष्कर्ष को मिला लो। तो पहला निष्कर्ष कह रहा है कि z छोटा है p से, यानी p बड़ा है क्या, तो अब आप देख के बताओ p बड़ा है क्या z से। तो देखो p की वैल्यू 3 है और z की वैल्यू 2 हो सकती है, 0 या 1, दोनों ही कंडीशन में, यानी अगर z को हम 0 रखेंगे तो भी p बड़ा रहेगा, और z को अगर 1 रखेंगे तो भी p बड़ा रहेगा, यानी पहला तो हमारा एकदम सही है। दूसरा देखो p बड़ा है क्या q से,
तो देखो P कितना है 3 और Q कितना है 1, इसका मतलब P बड़ा है Q से। ऑप्शन नंबर 2 भी सही है। तो क्वेश्चन नंबर 3 का आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 5। दोनों निष्कर्ष निकलते हैं, यानी पहला भी सही है और दूसरा भी सही है। ठीक है, आगे बढ़ने से पहले दोस्तों मेरी आपसे छोटी सी रिक्वेस्ट है, अगर ये वीडियो पसंद आ रहा है तो प्लीज इस वीडियो को अभी लाइक कर दो। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो देखो क्वेश्चन नंबर 4, ये इसने स्टेटमेंट दी है और ये इसके कंक्लूजन है, यानी ये इसके निष्कर्ष है, और यहाँ पर ये इसके ऑप्शन है। तो इसको एक बार नीचे लिख लेते हैं। जैसा कि मैंने बताया, आप कहीं से भी स्टार्ट हो सकते हो। तो जैसे मान लो G है, तो G को अगर हमने 1 कर दिया तो F बराबर 1 हो जाएगा, क्योंकि दोनों बराबर है। E इससे बड़ा होना चाहिए, तो इसको आप 2 लिख दो। अब D है, इसके बराबर भी हो सकता है, तो ये 2 आ गया, और इससे बड़ा हो सकता है, तो ये यहाँ पर 3 आ गया। ठीक है, अब यहाँ पर देखो E बराबर कितना है 2, तो ये E बराबर 2 और H बराबर 2, और H से बड़ा यानी कि 3। तो चलिए इसका आंसर देते हैं। आंसर देने से पहले मैं आपको एक चीज समझा दूं कि जब भी इसमें 2 पॉसिबिलिटीज एक साथ आएंगी तो उनमें से एक हमेशा सही रहेगा। ठीक है, इस चीज को आप ध्यान रखना। जब भी 2 पॉसिबिलिटीज आएगी, यानी कि पहले वाले निष्कर्ष में और दूसरे वाले निष्कर्ष में दोनों में पॉसिबिलिटीज आ रही है, तो दोनों में से एक सही होगा। तो ऐसी कंडीशन में हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3। बस आपको ये चीज याद रखनी है। ठीक है, तो चलो इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो देखो पहला निष्कर्ष कह रहा है कि J बड़ा है D से, तो J कितना है 3। तो देखो D कितना दे रखा है 2 और 3। तो अगर वैल्यू 2 होगी तो ये बड़ा हो जाएगा, अगर वैल्यू 3 होगी तो ये बराबर हो जाएगा। ठीक है, इसका मतलब ये हमारा आंसर नहीं होगा। आंसर वो होगा जो एक्यूरेट आए। अब देखते हैं सेकंड निष्कर्ष। तो देखिए दूसरे निष्कर्ष में क्या कह रहा है, J बड़ा है क्या G से। तो देखो J बराबर है 3 और G बराबर है 1, ये निश्चित रूप से बड़ा है। इसका मतलब हमारा ये कंक्लूजन सही है, यानी निष्कर्ष 2, यानी कि क्वेश्चन नंबर 4 में केवल 2 निष्कर्ष निकलता है, ये वाला। ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन ले लेते हैं। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 5 का स्टेटमेंट ये दे रखा और ये इसके निष्कर्ष दे रखे हैं और ये हमारे ऑप्शंस आ गए। तो इसको भी सॉल्व कर लेते हैं। इसको एक बार नीचे लिख लेते हैं। तो ये नीचे लिख लिया। अब इसको हम कहीं से भी स्टार्ट कर सकते हैं। तो देखो पहली वाली वैल्यू को ले लेते हैं। तो यहाँ पर 1 रख दिया। अब R बड़ा होना चाहिए, तो R बड़ा हो गया 2, और J इसके बराबर हो सकता है और इससे बड़ा हो सकता है। ठीक है, ये 3 और 2 कोई सी भी वैल्यू आ सकती है। अब बीच वाले में लेते हैं। तो देखो R बराबर कितना है 2, तो F बराबर कितना हो जाएगा 1। ठीक है, और W को क्या रखोगे, अब F से बड़ा, तो F से बड़ा कितना रखोगे आप, इसको 2 रखोगे, लेकिन ये 3 भी हो सकता है, 4 भी हो सकता है। ठीक है, तो ये एक डेंजर जोन है, इस चीज को ध्यान रखना। क्योंकि जब हमने फर्स्ट वीडियो पढ़ा था तो उसमें देखा था जब इस टाइप का कंक्लूजन आता है तो उसमें हम क्या लिखते हैं, संयोजन नहीं हो सकता। ठीक है, ये यहाँ तक का संयोजन सही था, जब आगे इसको और जोड़ना पड़ेगा तो ये आपस में मामला मिक्स हो जाएगा। हमें ये पता नहीं है कि W जो है वो F से कितना बड़ा है, तो ये संयोजन नहीं हो सकता। ये इसका डेंजर जोन है, आप इसको ऐसे लिख सकते हो। ठीक है, चलो ठीक है, तो लास्ट वाले जोड़े को देख लेते हैं। तो J की वैल्यू हमारे पास कितनी दे रखी, 3 और 2। तो ठीक है, ये आ गया 3 और ये आ गया 2। तो B जो है वो J से बड़ा है, तो यहाँ पर क्या आएगा, 3 आएगा और 4 आ सकता है, यानी ये हमेशा J से बड़ा रहेगा। तो अब हमने वैल्यू भर दी है, अब इसको सॉल्व कर लेते हैं। तो देखो पहला निष्कर्ष क्या कह रहा है, J बड़ा है कि F से। तो देखो J बड़ा है F से, तो F 1 है और J कितना है 3 और 2। किसी भी कंडीशन में J हमेशा बड़ा रहेगा, यानी कि पहला जो निष्कर्ष है वो हमारा सही है। दूसरा देख लेते हैं B और W। तो देखो B की वैल्यू कितनी है, 3 और 4, और ये यहाँ पे डेंजर जोन में आ रहा है। इसका मतलब इसका कोई भी कंक्लूजन नहीं निकलेगा। मैंने आपको पहले बताया था कि जब भी ऐसी संख्या आती है और उसको आपस में जब हम किसी और से मिलाएंगे तो उसका आंसर नहीं निकलेगा। इसका मतलब B हमारा नहीं निकलेगा। तो क्वेश्चन नंबर 5 का आंसर हो जाएगा केवल एक निष्कर्ष निकलता है। ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन ले लेते हैं। तो देखिए जो क्वेश्चन नंबर 6 है उसमें यहाँ पर उसने सिंबल्स दे रखे हैं, यानी कि कुछ चिन्ह दे रखे हैं, यानी संकेत दे रखे हैं। इस टाइप के क्वेश्चंस को भी आप इसी कॉन्सेप्ट से बहुत ही आसानी से सॉल्व कर सकते हो। तो इसके निष्कर्ष उसने ये दे रखे हैं और इसने जो हमें संकेत दे रखे हैं उन संकेतों को हमें इस तरीके से समझाया है और ये इसके आंसर है। अब अगर आप इसको सॉल्व करते हो, इन निशानों को आप सिंबल्स में चेंज करोगे ऐसे, तो आपको बहुत टाइम लग जाएगा और क्वेश्चन को सॉल्व करते समय मिस्टेक भी हो सकती है। तो इसको आप उसी कॉन्सेप्ट से सॉल्व करो जो अभी हमने सीखा है। तो देखो m@n, तो कौन सी कंडीशन लगेगी इसमें, पहली वाली। तो p बड़ा है q से, तो यहाँ पर m बड़ा है n से। ठीक है, इस तरीके से लिखना है आपको। अब प्लस वाली कंडीशन आएगी, कौन सी, लास्ट वाली, यानी p या तो छोटा है या समतुल्य है। तो ये जो अगर ये यहाँ पर 0 है, ये छोटा है तो यहाँ पे 1 आ जाएगा, या बराबर है तो 0।
यानी टी की वैल्यू या तो 0 होगी या 1 होगी। तो टी की वैल्यू यहाँ पर या तो 0 होगी या 1 होगी, और p इसके बराबर है। तो बराबर में क्या कह रहा है हमसे, p बराबर है q के, यानी ये दोनों एक ही जैसी है। तो अगर इसकी वैल्यू 0 होगी तो ये भी 0 होगा, और इसकी वैल्यू अगर 1 होगी तो ये भी 1 होगा। तो देखो यहाँ पर हमने वैल्यू जमा दी है। अब हम इसके निष्कर्ष को देख लेते हैं। तो पहला निष्कर्ष क्या कह रहा है, p बड़ा है n से, यानी p जो है वो बड़ा है n से। तो p देखो क्या है, p 0 है और 1 है, ठीक है, और n यहाँ पर 0 है। तो इस टाइप के क्वेश्चंस में ध्यान रखना, अगर संभावना है तो उसको लिखना है आपको अलग से। तो देखो अगर यहाँ पर 0 है और p की वैल्यू 1 हो जाती है, ठीक है, तो ये एक पॉसिबल कंडीशन है, यानी कि संभावना है, ये हो सकता है। दूसरा देखते हैं, p बराबर n। तो p कितना है, 0 1 और n बराबर 0। अगर p की वैल्यू 0 हो जाए तो फिर ये n के बराबर हो जाएगा, यानी ये भी एक संभावना है। तो मैंने आपको क्या बताया था कि जब दोनों पद में पॉसिबिलिटी आ जाए, यानी दोनों पदों में संभावना हो, तो कोई भी एक पद हमेशा सही रहेगा। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, यदि 1 या 2 दोनों में से कोई एक निष्कर्ष सही है इनमें से, ठीक है। उम्मीद करता हूँ क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। जब आप 1-2 बार इसको इसी तरीके से सॉल्व करोगे तो अपने आप आपको समझ में आ जाएगा। और अगर कोई दिक्कत आ रही है तो आप कमेंट्स के माध्यम से मुझे बता सकते हो, ठीक है। तो इसी टाइप का एक क्वेश्चन और ले लेते हैं। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 7 में क्या कह रहा है, ये इसका स्टेटमेंट है और ये इसके निष्कर्ष हैं, और ये इसके ऑप्शंस दे रखे हैं और ये इसके आंसर्स दे रखे हैं। तो चलिए इसको सॉल्व करते हैं। तो सबसे पहले प्लस वाली कंडीशन लगेगी, ये वाली, यानी कि p ये जो छोटा है, तो आप इसको यहाँ पे एक बार 0 बना दो, ये छोटा है इससे या बराबर है, ठीक है। p या तो छोटा है या समतुल्य है, तो यहाँ पर 0 आ जाएगा या 1 आ जाएगा, ठीक है। अब इसमें से किसकी वैल्यू हमारे पास है, s की वैल्यू। तो s की वैल्यू आप यहाँ पर लिख दो 1 या 0। एट द रेट का मतलब पहली वाली कंडीशन, यानी कि f इससे बड़ा होगा। तो f की 2 वैल्यू हो सकती है यहाँ पे, ये 1 भी हो सकता है और 2 भी हो सकता है, क्योंकि अगर इसकी 0 होगी तो इसकी 1 हो जाएगी, और अगर s की वैल्यू 1 है तो f की वैल्यू 2 हो जाएगी, ठीक है। अब हमारे पास यहाँ पर g की वैल्यू है 0, ठीक है। कंडीशन कौन सी लगेगी, हैश वाली। इसका मतलब है p छोटा है q से, यानी कि ये t इससे छोटा है, तो ये छोटा कब होगा, जब -1 होगा यहाँ पे, इस तरीके से। तो अब हमने इसमें वैल्यू भर दी है। अब हम इसके निष्कर्ष को चेक कर लेते हैं। तो पहला निष्कर्ष कह रहा है कि f बड़ा है t से। तो इसमें देख के बताओ f में क्या वैल्यू आ रही है। f में देखो 1 और 2 वैल्यू आ सकती है। t क्या है, t -1 है, और जो कि फिक्स वैल्यू है। तो कुछ भी कर लो, -1 से ये दोनों वैल्यू हमेशा बड़ी रहने वाली है, तो पहला सही है। दूसरा आ जाओ, t बराबर s। तो t है -1 और उसके बराबर कौन सी कंडीशन आएगी, ये वाली, ठीक है ना, बराबर होनी चाहिए। तो t के बराबर s होना चाहिए। तो t बराबर कितना है, -1, और s बराबर 1 और 0, ये दोनों बराबर नहीं है, इसका मतलब ये हमारा आंसर नहीं होगा। तो क्वेश्चन नंबर 7 का आंसर क्या हो जाएगा, यदि निष्कर्ष 1 सत्य है, ठीक है। इस तरीके से आपको ये क्वेश्चन सॉल्व करने हैं। बहुत ही आसान सा कॉन्सेप्ट है, बस आपको 1-2 बार प्रैक्टिस करने की देर है। तो देखिए इस टॉपिक को सीखने के लिए, यानी कि ये जो अभी हमने सीखा है इनइक्वालिटी के लास्ट के क्वेश्चंस, दिक्कत आपको आ सकती है बैंक पीओ के क्वेश्चंस। तो उसके लिए आपको क्या करना है, इस वीडियो को कम से कम 2 बार देखना है, और जो मैंने नियम समझाए उनको बार बार रिवाइज करना है आपको, ताकि वो आपके दिमाग में बैठ जाए। इसके अलावा इस कॉन्सेप्ट को ढंग से सीखना है और याद रखना है। और शुरू में आपको बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन लेने हैं। अगर स्टार्टिंग में ही आप बड़े क्वेश्चन ले लोगे और उसमें आपसे मिस्टेक होती है, तो फिर आपके दिमाग में थोड़ी सी नेगेटिविटी आ जाती है, फिर आपका मन नहीं लगता। इसलिए आप शुरुआत में आसान क्वेश्चन लो, जब वो आपसे सॉल्व होने लग जाए तो फिर आप कोई सा भी क्वेश्चन ले सकते हैं। और सवाल को समझ समझ के सॉल्व करना, जल्दीबाजी बिल्कुल भी नहीं करनी, ठीक है। तो इन चीज़ों को अगर आप फॉलो करोगे तो फिर आप सारे क्वेश्चन बहुत ही आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। तो दोस्तों आज की इस वीडियो में इतना ही। तो मिलते हैं फिर एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए देखते रहिए और सीखते रहिए।